चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के सबसे अंतिम चैप्टर जिसका नाम है संचार तंत्र है। ये अंतिम चैप्टर है, 14वां चैप्टर है। और ये 14वां चैप्टर के बाद आपका फिजिक्स पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो संचार तंत्र, इसमें संचार के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए ध्यान से इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है। याद रखिएगा, आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का जो मान होता है हमेशा वो 0 और 1 के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होता है। किसका? आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान। आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का जो मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो आपको ऑप्शन टच कर जाएगा, कौन सा ऑप्शन टच कर जाएगा? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मॉड्यूलन कितने, 3 तरह के होते हैं। मॉड्यूलन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन कौन सा टच हम लोग कर लेंगे? बी टच कर लेंगे। अब देखो, मॉड्यूलन का उल्टा जानते हैं, बी मॉड्यूलन कहलाता है। यानी कभी कभी क्वेश्चन भी करता है कि मॉड्यूलन का विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाता है? बी मॉड्यूलन कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति का प्रयोग करी जाती है वह है, मतलब टीवी में जो टीवी के लिए जो प्रसारण यूज करी जाती है, मतलब उसका जो आवृत्ति यूज करी जाती है वो कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आवृत्ति मेगा में होता है। मेगा में अगर देखी जाए तो 30 से लेकर 300 मेगा हर्ज होता है, इसकी आवृत्ति होती है। कितना? 30 से लेकर 300 मेगा हर्ज लगभग इसकी आवृत्ति मानी जाती है। कि इसके टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रयास का उपयोग करी जाती है वो कितना? 30 से लेकर 300 मेगा हर्ज होती है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन देखो कितना कितना दिया है। पहला ऑप्शन है 30 से 300 हर्ज दिया है, और दूसरा दिया है 30 से 300 किलो हर्ज। ऑप्शन सी है 30 से 300 मेगा हर्ज, और ऑप्शन डी है 30 से 300 गीगा हर्ज दिया है, ठीक है ना। हर्ज क्या है? HZ का मतलब आवृत्ति का वो ऐसे ही मात्रक है, ठीक है ना। तो इसमें टीवी प्रसारण के लिए किसका यूज करते हैं? ये मेगा में यूज करते हैं। 30 से लेकर 300 मेगा हर्ज तक की आवृत्ति का प्रयोग करी जाती है, किसमें? टीवी प्रसारण के लिए। अगला क्वेश्चन 4 देखिए, आकाश तरंग का संचार किस पर आधारित होता है? आकाश के तरंग का संचार किस पर आधारित होता है? तो आयन मंडल के प्रवर्तन पर। आयन मंडल वहां पर जो सतह होती है उसी के प्रवर्तन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो आकाश तरंग का संचार आधारित किस पर होता है? तो ऑप्शन ए टच करिए, आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर। आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर नहीं होगा, आयन मंडल के संचरण में नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है ना कि आकाश तरंग का संचार किस पर आधारित है? तो आयन मंडल के प्रवर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव से, मतलब रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? अच्छा बताइए, वातावरण के किस सतह से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? तो भाई आयनों की सतह से होती है, तो आयनोस्फीयर मारेंगे। आयनोस्फीयर देखो, ऑप्शन है आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, नॉन। तो इसमें आयनोस्फीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो वातावरण में जो भी किरणें होती है, जो भी रेडियो तरंगे होती है, वो किससे टकराएंगी? तो आयनों से टकराती है, तो आयनोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही होता है? देखो, अगर क्षमता को मापने के लिए यहाँ पर देखिए, ओम, एम्पियर और वोल्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। ओम किसका ऐसे मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का। एम्पियर किसका ऐसे मात्रक होता है? तो एम्पियर धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर और विभव का होता है। विद्युतवाहक बल का भी होता है, यही वोल्ट होता है। देखो, तो इन तीनों से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, ये थोड़ी क्षमता को मापता है। क्षमता को मापने वाला है ये जो नया नाम है डेसिबल। डेसिबल ही क्षमता को मापने का काम करता है। क्षमता को क्या करेगा? माप लेता है। तो क्षमता को ध्यान दीजिएगा, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही होता है? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, जिसका नाम होगा डेसिबल। क्या नाम है? डेसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बता ही दिए थे जब मॉड्यूलन बताए थे। मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं, तो मॉड्यूलन के जो विपरीत प्रक्रिया होती है ना, उसको बी मॉड्यूलन हम लोग कहते हैं। बी मॉड्यूलन क्या कहते हैं? वी मॉड्यूलन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है बी मॉड्यूलन, ऑप्शन बी है प्रेषण, ऑप्शन सी है रिमोट रेसिंग, और ऑप्शन डी है फैक्स। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा, वी मॉड्यूलन। क्या होगा? वी मॉड्यूलन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, वी मॉड्यूलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां, संचार उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली है। मतलब कहने का मतलब कि संचार यानी संचार उपग्रह जो छोड़ी जाती है आकाश में, उसका लगभग समय कितना होता है? तो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष नहीं होता, मात्र 24 घंटे का ही होता है। यानी संचार उपग्रह का जो आवर्तकाल जो समय होता है लगभग कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का ही होता है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, जो युक्ति मॉड्यूलन और बी मॉड्यूलन दोनों का काम करती है, मतलब जो मॉड्यूलन का भी काम करे, जो बी मॉड्यूलन का भी काम करे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है मॉडेम कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडेम,
क्या कहलाएगा, मॉडेम। यानी जो युक्ति मॉडुलन का भी कार्य करे, वी मॉडुलन का भी कार्य करे, वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है मॉडेम। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा डी, मॉडेम। क्या कहलाएगी, मॉडेम कहलाती है। क्या कहलाती है, मॉडेम कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो 10वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखो, पूर्ण तरंगी डिस्टकारी में यदि निवेश प्रवृत्ति चाहे निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज की है तो निर्गम आवृत्ति हमें बता देनी है। समझिएगा ध्यान से, बोल रहा है पूर्ण तरंगी डिस्टकारी में, क्वेश्चन क्या है, पूर्ण तरंगी डिस्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति हमें बता देनी है। क्या बतानी है, निर्गम आवृत्ति हमें बतानी है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है ना पूर्ण तरंग डिस्टकारी में होता क्या है कि आप जितना भी लगाएंगे ना उससे दोगुना आता है। अगर 50 हर्ट्ज लगाएंगे ना आवृत्ति तो उससे दोगुना आपका क्या होता है, उसकी आवृत्ति आती है। अगर 20 लगाएंगे तो 40 आएगा, 100 लगाएंगे तो 200 आएगा। इसकी यही खासियत होता है किसका, पूर्ण तरंग डिस्टकारी का। तो इसमें निवेश आवृत्ति मतलब जो आवृत्ति लगाया गया 50 हर्ट्ज लगाया गया तो निर्गम कितना निकलेगा, तो निर्गम का मतलब निकलने वाला जो आवृत्ति होगा इसका दोगुना, 50 का दोगुना कितना निकलेगा, 100 निकलेगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका संचार तंत्र के चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं। तो देखिए जाए तो इस तरह से फिजिक्स का जो भी आपका चैप्टर था, 14 को लगभग चैप्टर था आपके। ठीक है ना। तो 14 चैप्टर को एक से लेकर सारी बातें बारीकी से मैंने आपको समझाया, इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया। तो इस तरह से आपका फिजिक्स पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और उसके सारे क्वेश्चनों को विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो चलिए, सारी बात आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।